हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका आपके चैनल जी10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश सर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 8 की हिस्ट्री। आज हम इतिहास के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। मेन पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन आपको किया है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 का नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो सबसे पहले जो यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आगमन है, हम यूरोपीय शक्तियों का मतलब समझते हैं कि यूरोपीय शक्ति से मतलब क्या है कि यूरोपीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी। तो यूरोप एक महाद्वीप का नाम है। महाद्वीप में रहने वाले जो भी देश थे, पुर्तगाली थे, इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, डच थे, ये सब यूरोपीय शक्तियाँ कहलाती हैं। यदि वो भारत में आई हैं तो किसी न किसी मार्ग से आई होंगी। तो जिस मार्ग से वो भारत में आई थी उन्हें व्यापारिक मार्ग कहते थे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। तो 16वीं शताब्दी में जो भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत में आना प्रारंभ किया था, उनमें कौन कौन थे। तो उनमें पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे और ब्रिटिश लोग प्रमुख थे। और ये भारत के मध्य व्यापार करने के लिए आते थे। और जो व्यापार होता था वो जल रास्ते के द्वारा और थल के रास्ते के द्वारा होता था। और ये मार्ग हमारे पास 3 संख्या में थे, यानी कि इन मार्गों की संख्या कितनी थी? 3 थी। पूछा जाता है कि शुरुआत में जब भारत का और यूरोप देश में व्यापार होते थे तो उनके व्यापारिक मार्ग कितने थे? तो व्यापारिक मार्ग कितने थे? 3 थे। पहला जो मार्ग था वो फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था, यानी कि पहला मार्ग समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से ईरान, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। किस किस से होता था? इराक से होता था, तुर्की से होता था, वेनिस से होता था, जिनेवा से होता था। जो दूसरा मार्ग था वो लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का मार्ग था, जहाँ समुद्र के द्वारा वेनिस और जिनेवा को लाया जाता था। और जो तीसरा मार्ग था वो मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। तो आप देख सकते हो कि दूसरे मार्ग में भी वेनिस और जिनेवा आता है, प्रथम में भी वेनिस और जिनेवा आता है, यानी कि जो जिनेवा था, जिनेवा मध्य मार्ग था। ये हमारा मानचित्र है। इस मानचित्र के अध्ययन से हम प्रथम मार्ग और द्वितीय मार्ग को देख सकते हैं। तो ये हमारा देखिए प्रथम मार्ग है। अभी आपको मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। ये जो मार्ग था, जो इस तरह से मार्ग जा रहा है, ये प्रथम मार्ग था। ये दूसरा मार्ग था। ये दोनों समुद्री मार्ग थे, जल मार्ग थे। और ये तीसरा मार्ग जो था ये थल मार्ग था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जब हम देखते हैं जो मार्ग थे, इन मार्गों में खासतौर से जो जल मार्ग थे, जल मार्ग के अंदर वेनिस और जिनेवा ये दोनों प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। वेनिस इटली में पड़ता, तो इटली ने भारत के प्रमुख वस्तुओं के लिए व्यापार को अपना एक अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों को की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया था। यानी कि जो इटली था, इटली ज़्यादा लालची हो गया था, उसने अपने लालच में आकर के इनके हिस्सेदारी को रोक दिया था। तो जब हिस्सेदारी रुकेगी तो कुछ अन्य मार्गों की तलाश की जाएगी। और 15वीं शताब्दी के अंदर कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया था। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया था, जिससे कुस्तुनतुनिया नगर व्यापारिक मार्ग का मुख्य द्वार था। अब व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण भारत और यूरोप के मध्य व्यापार को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था। यानी कि जब 15वीं शताब्दी में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया था, तो उसके बाद भारत और यूरोप के जो मध्य व्यापार था उसको बहुत ज़्यादा धक्का लग चुका था। तो जब धक्का लगा तो उसके लिए क्या हुआ? समुद्री मार्गों की खोज शुरू की गई। सबसे पहले जो थल मार्ग था, स्थल मार्ग से वहाँ पर धक्का लगा, यानी कि व्यापार बंद होने लगा। तो जो व्यापारी थे, इनको आदत पड़ चुकी थी भारत से सामान लेकर जाने की, अपने यहाँ सस्ते में महंगे में सामान बेचने की, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा लेने के। अब उनको नुकसान होने लगा, तो उन्होंने नए नए मार्गों की खोज करना आरंभ कर दिया। तो समुद्री मार्ग की खोज की जब हम बात करते हैं तो यूरोपवासी व्यापार के लिए नए नए समुद्री मार्ग खोज करने प्रारंभ कर दिए। तो इन जगह की जो खोज तो संभावनाएं थी कि हो सकता है हमें कोई रास्ता मिल जाए। इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं और रानियों को भी धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। यानी कि जो नाविक थे वो नाविक राजाओं के पास जाते थे, उन्हें कहते थे यदि हमें वहाँ पे मिल गया तो आपको रानियाँ मिलेगी, धन मिलेगा और आपके धर्म का प्रचार हो जाएगा। आपका जो ध्वज है, यानी कि जो आपके राज्य की सीमाएं हैं, वो दूर दूर तक फैल जाएगी। ऐसे वो महत्वाकांक्षी सपने दिखाने लगे। जो आपको समझ आता है उसको नोट करते रहेंगे। अब ये क्या था? धन से क्या मतलब समझते हैं? तो धन होता है राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, यानी कि आपको धन मिलेगा तो आपके राज्य की इनकम होगी, आपको खजाना इकट्ठा करना नहीं पड़ेगा, आपको धातु मिल जाएगी, सोने मिलेंगे, चांदी मिलेगी, आप कुछ मसालों का व्यापार से आप कर एकत्र कर सकते हो। धर्म यूरोप में ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते थे
तो इस शायद हमको दूर दराजों में इलाकों में प्रचार कर सकते हैं। इनके आपके साथ हमको प्रचार प्रसार मिलेगा। ध्वज यूरोप के राष्ट्रवादी झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए गए, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। क्या आपका साम्राज्य भी बढ़ सकता है, ऐसे वो सपने दिखाने लगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी समय एक यंत्र आता था कुतुबनुमा। ये कुतुबनुमा एक घड़ी होती थी। कुतुबनुमा क्या है, एक घड़ी के आकार की चित्र होती थी जिसकी में एक लाल सुई होती थी जो हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाती है, उसे कुतुबनुमा कहते हैं। तो यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्रा पर खर्चा भी वहन करने लगे और कुतुबनुमा की हेल्प से क्या थी, लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करने लगे थे। अब जो इनके नाविक थे वो नाविक कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं करने लगे। कुतुबनुमा के द्वारा क्या होता था, दिशाओं का ज्ञान होता था। और भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस, पूछा जाता है कि कोलंबस कहाँ का यात्री था, तो कोलंबस स्पेन का यात्री था। कहाँ का यात्री था, स्पेन का यात्री था। उसने अमेरिका की खोज की। और इसी प्रकार से पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा, जो अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर कालीघाट के बंदरगाह पहुँच गया था। यानी कि भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की। तो वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। समझ में, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट पास कर सकते हैं। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी महाद्वीप का एक नया जलमार्ग मिल गया था। जब आपका वास्को डी गामा भारत में आया था तो उनको अब हिंद महासागर से होते हुए एक नया जलमार्ग मिल गया था। और अब यूरोप और भारत के मध्य में व्यापार जो थे वो दोबारा शुरू हो गए। ठीक है। अब जो यूरोपीय व्यापार थे, यानी कि यूरोपीय व्यापार क्या चीज़ था, पुर्तगाल ने हिंद अब रास्ता मिल गया ना उनको। जब उन्हें समुद्री रास्ते की खोज मिल गया, उन्हें कहीं जेनेवा नहीं जाना था, कहीं इटली के उसमें नहीं जाना था, कहीं कुस्तुनतुनिया नगर में नहीं जाना था। वो सीधा समुद्री रास्ते हिंद महासागर होते हुए भारत में आ सकते थे। तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते थे और देश से सोने चांदी, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और उससे बहुत सारा मुनाफा कमाने लगे। पुर्तगाल की जो मजबूत नौसेना के कारण थे, पुर्तगाल के पास क्या थे, उनकी नौसेना बहुत मजबूत थी। यानी कि पुर्तगाल क्या है, वहाँ का चारों तरफ समुद्र वो समुद्री यात्रा करते थे, समुद्र में वो अपनी सेना रखते थे जिसको नौसेना कहते थे। तो इसकी जो नौसेना थी, हिंद महासागर से कोई और देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज लेकर भी नहीं जा सकता था। यानी कि बाकी देशों के पास जो नौसेनाएँ थी वो बिना पुर्तगाल की इजाज़त के उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वास्को डी गामा के भारत पहुँचने के बाद एक एक करके फिर हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भी भारत आने लगे। जब वो भारत आने लगे तो वहाँ पे क्या हुआ, यूरोपीय व्यापारियों की होड़ सी लग गई। भारत में व्यापार की होड़ लगने लगी कि भैया सबसे पहले हम जाएंगे, हम व्यापार करेंगे। इस तरह से वो लोग आने लगे। अब व्यापार के लिए क्या करते थे, तो व्यापार के लिए धन और लंबी यात्रा करने वाले जहाज और नाविक, तीनों साधनों का बहुत ज़्यादा महत्व था। यानी कि व्यापार करने के लिए धन भी चाहिए और जहाज चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी कर सके, क्योंकि समुद्री रास्ता बहुत बड़ा होता था। और नाविक, उन जहाज़ों में बैठने वाले नाविक भी होने थे। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 7वीं शताब्दी की शुरुआत यानी कि 1600 और 1670 के आसपास के बीच में व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियां क्या होती हैं, व्यापारिक कंपनियां, और देखिए व्यापारिक कंपनी क्या है, मतलब व्यापार करने के लिए क्या क्या चाहिए, धन चाहिए, लंबी यात्रा करने जहाज चाहिए और नाविक चाहिए। तीनों चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। तो व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है कि व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी होती है और सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में उन्हें व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। तो इस तरह की प्रक्रिया को व्यापारिक कंपनियां कहते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया और इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। और आज भी निजी कंपनी इस प्रकार पूंजी इकट्ठी करते हैं। सबसे पहले तो यूरोपीय देशों भारत में स्थापित की जो कंपनियां लगाई तो वो थी, डच की थी डच इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच की यानी कि फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। आजकल भी कंपनियां होती है जो मार्केट में यूज करते हैं, वो कई लोग हिस्सेदार होते हैं, अपना अपना पैसा लगाते हैं, इसको हम शेयर मार्केट भी कह सकते हैं। जो व्यापारिक केंद्र था पहले फोर्ट विलियम कोलकाता में था। सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन आया, तो जाहिर सी बात, जब वास्को डी गामा भारत में आए थे तो सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और उन्होंने पश्चिमी समुद्री तट पर गोवा, दमन दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। कहाँ कहाँ किए थे, गोवा में किए थे, दमन दीव में किए थे, अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। और आपको याद होना चाहिए गोवा 1962 तक पुर्तगाल के कब्जे में था। 1962 में गोवा आज़ाद हुआ था जब भारत में उसको मिलाया गया था। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को हम क्या कहते हैं, कोठिया फैक्ट्री भी कहते थे।
फैक्ट्री का अर्थ है, फैक्ट्री शब्द का प्रयोग किया व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालयों से किया गया था। जो फैक्ट्री थे, जो व्यापारिक केंद्र थे, वहाँ पे जो कार्यालय बनाए, जो ऑफिस बनाए गए थे, उन्हें फैक्ट्री, कार्यालय या कोठी कहते थे। फैक्टर शब्द का मतलब होता है एजेंट, यानी कि जो एजेंट काम करते थे, एजेंट जहाँ बैठते थे उसको कोठी कहने लगे, यानी कि वो फैक्ट्री कहलाए। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी जिस कोठी में कार्य करते थे उसे हम फैक्ट्री कहते थे। यूरोपीय की बस्तियों के लिए भी कुछ सैनिक रखे जाते थे और कोठियों की जो रक्षा करते थे वो किलों की तरह करते थे। और किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैन्य, यानी कि उनकी आर्मी रहे, उनकी सेना वहाँ पर रहती थी। जैसे जैसे वास्को डी गामा भारत पहुँचे थे उसके बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी आदि भी जल के रास्ते भारत आने लगे थे। और इस समय तक हिंदुस्तान के तो किसी भी शासक के ने तो नौसेना की बात सोच ही नहीं थी। हिंदुस्तान को नौसेना की आवश्यकता ही नहीं थी, तो हिंदुस्तान में जो भी शासक रहते थे उन्होंने नौसेना के बारे में नहीं सोचा था। हॉलैंड निवासी जो डच कहलाते थे, हॉलैंड के डच कौन कहलाते थे? हॉलैंड के निवासियों को डच कहते थे। ये कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, चिंसोरा में इन्होंने व्यापारिक केंद्र खोले थे। और फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर और महाई स्थानों में अपने व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाया था। अंग्रेजों की बात करते तो अंग्रेज केवल, ये तो सब दोनों समुद्र तट पर रहे थे, और अंग्रेज केवल समुद्र तट तक सीमित नहीं रहे बल्कि वो अंदर भी आ गए थे, जैसे सूरत, कैम्बे, बॉम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ोच, पटना, कासिम बाजार आदि स्थानों पर भी व्यापारिक केंद्र उन्होंने बना दिए थे। और आगे देखते हैं, भारत में जो व्यापार थे वो पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीने। तो जब एक ही व्यापार पर कई तरह के लोग आएंगे तो होड़ करेंगे, तो जो और भी देशों के व्यापार थे वो सबसे ज़्यादा पहले आए थे पुर्तगाल, तो पुर्तगाली व्यापार ज़्यादा करते थे, तो बाकी देश व्यापारों से छीनने की कोशिश करते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि भारत में कम से कम कीमत दे करके ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद सकें, इस सामान को यूरोप में अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमाया जा सके। अब उन्होंने जो पाया था, सूरत और मछलीपट्टनम में जैसे बड़े बड़े बंदरगाह थे, उन पर जो व्यापारी आते थे सामान बेचने के लिए, वो महंगा मिलता था। वो कैसे मिलता था? महंगा मिलता था। तो इसलिए यूरोप के जो व्यापारी थे वो गाँव में अपने आदमी भेजने लगे कि भाई सीधा गाँव चले, और व्यापारी के यहाँ पर मत बोलो, यहाँ आएंगे वो महंगा देंगे, आप गाँव में चले जाओ। जो गाँव में छोटे आदमी होते हैं, छोटे कारीगर होते हैं, जिनका लोग उद्योग होता है, उनसे सीधा माल खरीद लो, तो वो आपको सस्ता मिल जाएगा। और समय के साथ साथ जो पुर्तगाली नौसेना थी और किलों की ताकत थी, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों के मुकाबले में कमज़ोर पड़ गई थी। समय ने क्या किया, पुर्तगाली तो उनके भरोसा था, उन्हें घमंड होने लगा कि हमें तो नौसेना सबसे मजबूत है। लेकिन समय के साथ जो अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी थे, इन्होंने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाई, और एक समय ऐसा आ गया कि अंग्रेजों की नौसेना की ताकत सबसे ज़्यादा हो गई थी। और कुछ समय तक किसी एक का भी भारत पर व्यापार का अधिकार जमा ना रह सका। चलिए आगे देखते हैं। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए शाम, दंड और भेद के तरीके अपनाए। अब शाम दंड क्या होता है कि जैसी भी उनको योजना मिली, जब जहाँ प्रॉफिट हुआ वहाँ पर उन्होंने अपना मुनाफा कमाया। यदि उन्होंने चोरी करनी पड़ी तो उन्होंने चोरी की, उन्होंने किसी को धमकी देनी पड़ी धमकी दी, किसी प्यार से काम करना प्यार से दिया। अब उन्होंने क्या किया, बादशाह और राजाओं के पास भी जाने लगे, वो लोग अपने प्रतिनिधि या दूध भेजने लगे वहाँ पर। बाद में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगने लगे कि हमें तो खुल के व्यापार करना है, और अनुमति प्राप्त करने के लिए वो खुशामद भी करते थे। तो राजाओं ने उनका अधिकार पत्र जारी कर दिया। व्यापारियों ने दूतों को कुछ करों को न देने की छूट मांगी, यानी कि जो व्यापारी के दूत थे, उन दूतों ने राजा से कहा कि हमें भी कुछ करों में छूट भी दे दीजिए, जब हम आपके यहाँ व्यापार करेंगे, आपका राज खजाना बढ़ाएंगे, आपके यहाँ पर अच्छे कार्य करेंगे, हम फैक्ट्री लगाएंगे, कंपनियां लगाएंगे, तो हमें कुछ करों में छूट देनी चाहिए। तो राजा ने उनको छूट दे दी। उसके बदले में राजाओं ने उनको भी नई नई वस्तुएं भेंट कि राजाओं को उन्होंने कुछ वस्तुएं भेंट की, यानी कि उनको कुछ लालच दिया। इनमें से झांगीर का एक दरबार दूत था, सर थॉमस रो। इन्होंने जब सर थॉमस रो ने झांगीर के दरबार जब शान होकर देखी, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ती और ख़राब चीज़ें मुगल बादशाह को न देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या, जो सस्ती और ख़राब चीज़ वो मुगल बादशाह को नहीं देनी है, नहीं तो मुगल बादशाह नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने दिए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्गी दी, जिससे जहांगीर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे। बग्गी क्या थी? अच्छा, अब इससे क्या है, राजा को उनमें आशा थी कि राज्य का खजाना बढ़ेगा और करों को छूट देने से उनके राज्य में जो व्यापार था वो आकर्षित होगा, राज्य खूब फलेगा और इससे और भी अधिक कर मिलेगा, ऐसा राजाओं के मन में आशा हो गई थी। और हिंदुस्तान के मन में यूरोपीय कंपनी से मिलने वाली धमकी का भी असर था। जो यूरोपीय थे वो धमकी भी देने लगे थे, जैसे पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला और कोई दूसरा यूरोपीय देश तो कर ही नहीं सकते थे। तो यूरोपीय देशों की सैन्य तो कर भी लेते, लेकिन हिंदुस्तान के पास तो नौसेना थी ही नहीं, तो हिंदुस्तानी जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से भी सुरक्षा की ज़रूरत थी। अब इसलिए इन्होंने अंग्रेज़ों को और डचों को क्या थी, परमिशन देना शुरू कर दिया था।
अब अंग्रेज और फ्रांसीसी डच कहते थे व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लुटाया और डुबाया जाएगा, कि उन्हें लूटा भी जाएगा और उनको डुबाया भी जाएगा। ऐसी धमकी भी देने लगे राजाओं को। तो इस नीति और स्थिति का खूब फायदा उठाया यूरोपीय व्यापारियों ने और हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कर ना देने की छूट भी मिल गई। जमीन खरीद करके उन्होंने अपने गोदाम, घर और बंदरगाह बनाए और अपने अपने किले भी यहाँ पर बनाने लगे। और भी कुछ इसमें लिखा हुआ था, जैसे यूरोपियन मतलब क्या क्या काम करते थे, किस चीज़ का व्यापार, मसाले का व्यापार करते थे। तो यूरोपीय जब मसालों का व्यापार करते वो केवल स्वाद के लिए नहीं करते बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी इसका व्यापार करते थे, जिससे उनका मांस महीनों तक सुरक्षित रह सके। पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और संसाधन यदि देखते हैं तो भारत के उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बराबर होता है और जिनकी जनसंख्या संसाधनों की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये देश भारत से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। ये देश कहाँ, ये भारत से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर होते हैं और इनके बावजूद भारत में इनसे हार गया था। कहाँ था, हार गया था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो यूरोपीय थे वो मसालों का उपयोग करते वो स्वाद के लिए नहीं करते थे बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था, जिससे उनका जो मांस था वो कई दिनों तक, कई महीनों तक सुरक्षित रह सकता था। यूरोप में क्या होता है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, अपने सर्दी से बचने के लिए वो मांस का प्रयोग करते हैं। पुर्तगाल, इंग्लैंड और फ्रांस जो हॉलैंड के जो देश भारत में आए थे और अपने यहाँ व्यापार करना चाहते थे, इनके लिए वो अपने यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या की बात करते तो भारत का जो एक प्रांत है उत्तर प्रदेश, इसके क्षेत्रफल, जनसंख्या या संसाधनों की तुलना से भी काफ़ी कम होता था और ये देश भारत से कम से कम हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन इसके बावजूद भी भारत इनसे हार गया। तो इसमें काफ़ी चीज़ें थी, क्या क्या कारण थे, इनके आप एक लिस्ट बनाएंगे। जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास या घड़ी या छपाई के लिए प्रेस या तोप या बंदूक बनाए जा रहे थे, उस समय तक हमारे शासक इनसे अनभिज्ञ और परिचित थे। एक यह भी कारण था कि वो लोग टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहे थे और हम लोग टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। धनी व्यापारी से पैसा उधार देने के लिए बैंकों की स्थापना करने लगे। जो धनी व्यापारी थे वो पैसा उधार देते थे तो बैंक लगाने लगे। इसके लिए वो पहले शुल्क लेते थे जिसे वो ब्याज कहते थे। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित भी रखते थे। तो सबसे पहला बैंक कहाँ का था, इटली वासियों का था और 7वीं शताब्दी में लंदन और अम्स्टरडम बैंक व्यवस्था देने वाले सबसे महत्वपूर्ण बने थे। 7वीं शताब्दी में लंदन और अम्स्टरडम, ये दो स्थानों के नाम है, लंदन और ये बैंक व्यवस्था देने वाले सबसे महत्वपूर्ण बन गए थे। आज हम यहाँ यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप के समस्त देश यूरोपियन यूनियन में संगठित हो गए हैं और आर्थिक रूप से एक शक्ति उभर कर आ रहे हैं। चलिए कुछ प्रश्नों पर जिक्र करते हैं। जैसे भूगोल पे प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी, तो मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है। अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। दूसरा प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम व्यापारी कौन आया था, भारत में सर्वप्रथम व्यापारी कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। किस यंत्र के आविष्कार से, अति लघु उत्तर प्रश्नों में आते हैं, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई थी, तो उस यंत्र का क्या नाम था, उस यंत्र का नाम था कुतुबनुमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। और मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था, तो कौन था, सर थॉमस रो। अब आपके लघु उत्तर प्रश्न है, जैसे भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखा तो सबसे शुरू में मैंने आपको बताया था भारत और यूरोप के मध्य 3 मार्ग है, जिसमें 2 जल मार्ग थे और एक स्थल मार्ग था। व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हो, तो कंपनी वही है जिसमें कुछ आदमी आपस में हिस्सेदारी करके कंपनी का निर्माण करते हैं और होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लेते हैं, तो वो व्यापारिक कंपनियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे और नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई, इसका आंसर आप अपने आप कर लेंगे, समझा दिया आपको। अगला प्रोजेक्ट वर्क आता है आपका, भारत में व्यापार करने वाले देशों के नाम, तो इसे आप नोट कर सकते हैं कौन कौन से थे और उन स्थानों पर जहाँ विदेशों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई, ये भी आपको चैप्टर में समझा दिया गया है। और वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत अपने साथ ले जाते थे, इनकी आप सूची बना सकते हैं। संसार के मानचित्र में मार्गों को दिखाइए, विदेशी व्यापार मार्ग करने के लिए आते हैं, मानचित्र आपको दिखाया गया है, तो इसकी हेल्प करके आप इन आंसर को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी की कोई समस्या है तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।